हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं बायस थ्योरम। बायस थ्योरम पर बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आस्क होगा पेपर में, जो 4 मार्क का हो सकता है। अब जरा देखिए, बायस थ्योरम लगाने के पहले कुछ चीज़ें हमको सीखनी है। क्या बायस थ्योरम का प्रयोग तब होता है जब सैंपल स्पेस का ही 2 या 2 से अधिक पार्ट हो जाए, मिनिमम 2 और मोर पार्ट्स हो जाए सैंपल स्पेस के, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बायस थ्योरम लगाते हैं। जरा एक एग्जांपल समझिए। आपके पास मान लीजिए कि 6 रेड बॉल है और 8 मान लीजिए व्हाइट बॉल्स, और आप इसको 2 बैग्स में रखते हैं। 2 बैग्स में रखते हैं। बैग फर्स्ट में मान लो तुमने 2 रेड रख दिया और 4 व्हाइट रख दिया, ठीक है। और बैग सेकेंड में जो बचा वो रख दिया तुमने, क्या 4 रेड और 4 व्हाइट। बात समझ लो। तो यहां क्या हुआ, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस का 2 पार्ट हो गया। बैग 1 में कुछ चला गया, बैग 2 में। अब आपको कहा जाए कि आप बंद करके किसी बैग में से आपको मान लो कि आपको कहा जाए कि आंख बंद करके बैग सेलेक्ट करना हो, तो बैग क्या करोगे? बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। तो ये करते क्या है, ये बैग 1 को मान लो हमने E1 लेट कर दिया और बैग 2 को क्या कर दिया हम E2। तो बैग E1 और बैग E2 दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। अब कंडीशन आता है कि बैग तो सेलेक्ट कर लिया, अब आपको रेड बॉल निकालना है और वो भी बैग 1 से। बैग 1 से ही रेड बॉल निकालना है, तो इस कंडीशन को लगाने के लिए हमको बायस थ्योरम सीखना पड़ेगा। तो बायस थ्योरम सीखना तब पड़ता है जब सैंपल स्पेस ही 2 और मोर पार्ट में हो जाए। ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे ही है, बट यहाँ क्या है, पार्टीशन हो गया किसका जी? सैंपल स्पेस। तो यहाँ हमने देखा कि यदि हमको बैग 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी सीखनी है तो बायस थ्योरम जानना जरूरी है। तो बायस थ्योरम जानने के पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस का पार्टीशन करते हुए हमको ये बात का ध्यान रखना है कि जितने भी सैंपल स्पेस के पार्ट करते हैं, कुछ लोग इसको फिगर से दिखा सकते हैं। मान लो कि एक रेक्टेंगल है, जो जानते हो ना यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। एक पार्ट ऐसे कर लिया, एक पार्ट ऐसे कर दिया और एक पार्ट ऐसे कर दिया। E1 E2 E3 E4। तो क्या देख रहे हो, E1 E2 E3 में कोई भी जो है पार्ट कॉमन नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, जितने भी पार्ट हम करेंगे सैंपल स्पेस के, एवरी पार्ट हैव नो कॉमन पॉइंट, सैंपल पॉइंट, कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो पहली शर्त क्या होना चाहिए, EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5। मतलब EI और EJ में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होगा, आप समझ रहे हो। I की वैल्यू और J की वैल्यू जो है आप लिख सकते हैं 1 2 3 जितना होगा। दूसरी शर्त ये होनी चाहिए कि इन सब का यूनियन करें तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाना चाहिए। इनका यूनियन क्या होना चाहिए? तो दूसरी शर्त ये है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जैसे कहते थे ना, तो लो के लिए था। यहाँ जितने भी रहेंगे सारे में कोई कॉमन नहीं रहेगा। अगली बात ये है कि जितने भी पार्ट है E1 E2 E3 डॉट डॉट मान लो EN, इनका यूनियन करोगे तो सैंपल स्पेस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जैसे यहाँ देखो E1 E2 E3 E4 जितने भी पार्ट किया हमने, उन सब का यूनियन किया जाएगा तो क्या होगा जी? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आएगा। आगे तीसरी बात यह है कि इसमें हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एवरी मतलब प्रत्येक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए।
ठीक है। और ये आई की वैल्यू जो होगी वही है 1 2 3। तो ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस समझ में आया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, रोलिंग ए डाइस इज ए सैंपल स्पेस। रोलिंग डाइस का एक सैंपल स्पेस तुम जानते हो 1 2 3 4 5 6। इसके दो पार्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। इवन ई क्या है ना, इवन है, इवन नंबर में क्या आएगा 2 4 6। और दूसरा E2 क्या ले सकते हो 8 ले सकते हो ना। तो 8 नंबर में क्या आएगा, तो कोई कॉमन है इसमें, सही है ना। यूनियन करोगे तो क्या आएगा, यूनियन करोगे तो ये वन सैंपल स्पेस आ ही जाएगा। और अगली बात क्या है, इसमें कोई भी जो है एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है। सैंपल स्पेस यूनियन करने पे आ रहा है, दूसरी शर्त पूरी कर रहा है। और तीसरी शर्त ये है कि शर्त की प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी मोर देन 0। तो ये जो तीन शर्तों को पूरा करेगा तभी हमारा क्या होगा, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस होगा। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस जो है करने के बाद हम लोग निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे देखो, अब जरा देखो, कोई एक चीज ऐसे हो सकती है कि जो इन सब में कॉमन हो और वही क्या कहलाती है ए, क्या कहलाती है ए। तो इस ए की प्रोबेबिलिटी निकालने का ही ढंग क्या कहलाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए बराबर होता है पी ए बाई E1 इंटू पी E1। पहले पार्ट के लिए पी ए बाई E1 और ये पी E1। ऐसे दूसरे पार्ट के लिए क्या होगा पी ए बाई E2 इंटू पी ठीक, पी ए बाई E3 इंटू पी एंड सो ऑन, जितना भी रहेगा पी ए बाई EN अपॉन इंटू पी EN। ये समझ में आई बात। इस सब की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो क्या कहलाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको सांकेतिक भाषा में हम लोग लिखते हैं पी ए बराबर, ध्यान देना, समेशन ऑफ पी ई जे इंटू पी ए बाई ई जे। ये बात समझ में आई। जे की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेके n तक क्या करेगी। तो बायस ने जो थ्योरम लिखा इसी पर आधारित था। किसी कंडीशन विशेष की ये प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी हो, देखेंगे बेस थ्योरम क्या होता है। अभी हमने बताया कि E1 E2 EN आर द नॉन इक्विटी इवेंट्स व्हिच कंस्टिट्यूट ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S। किसी सैंपल स्पेस S के ये पार्ट हो E1 से लेके EN तक, और ये क्या होता है, ये पेयर वाइज डिवाइड होने चाहिए। और अगली बात वही थी कि इनका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के यदि बराबर है तो एक इवेंट ए है जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो इवेंट है, कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फार्मूला होता है PEI अपॉन A। आई की वैल्यू 1 2 3 में से कोई एक हो सकती है। PEI इंटू PA बाई EI समेशन ऑफ, यही टोटल प्रोबेबिलिटी अभी अपने पीछे देखा, टोटल प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला है समेशन ऑफ J इक्वल टू 1 टू n PEJ PA बाई EJ। J की वैल्यू 1 से n हो सकती है। जितने पार्ट करोगे पार्टीशन होगा उतने का। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 13.4 का 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपके पास दो बैग है, बैग फर्स्ट बैग सेकंड। तो हम लोग करेंगे क्या, E1 से बैग 1 को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और E2 से बैग 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बैग 1 में जो है 4 रेड है और 4 ब्लैक मार्क्स। बैग 1 में क्या है, 4 रेड एंड 4 ब्लैक। और बैग सेकंड में 2 रेड एंड 6 ब्लैक।
तो बात समझो, ये दो बैग्स रखे हुए हैं, आपको कोई एक बैग पिक करना है, मान लो आप बंद करके गया, एक बैग उठा लिया, तो दोनों बैग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी तो सेम हुई, क्योंकि आप दोनों में कोई एक बैग पिक कर सकते हो, तो PE1 और PE2 दोनों की वैल्यू 1/2 हो रही, कोई डाउट? अब जो है यहाँ PE1 जो पार्टीशन दो पार्ट में है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है हाफ है। अब जरा देखो क्या कह रहा है, इसमें सबसे जरूरी चीज होती है कि आपको ये ढूंढना होता है कि ए क्या होगा। तो लिखा हुआ है वन ऑफ द टू बैग्स आर सेलेक्टेड रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग इज फाउंड टू बी रेड, मतलब रेड बॉल ड्रा करना है, यानी सबसे जरूरी काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्क होता है कि हम ट्राई करें कि ए क्या होता है, ए को फाइंड आउट करना। ए यहाँ हमने क्या फाइंड आउट किया? रेड बॉल। ये क्या है? रेड बॉल। ठीक है, तो अब जरा देखो, बैग 1 से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी PA/E1, तो कितना रेड है इसमें? 4, और टोटल कितना है? 8, तो 4/8 यानी 1/8। ठीक है, बैग 2 से देखो, बैग 2 से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? 2 रेड है और टोटल कितना है? 8, 1/5। अब इसमें ये देखते हैं कि कौन किसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसको देखो। इसमें पूछा हुआ है कि बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो यहाँ बैग फर्स्ट हो जाएगा और रेड बॉल सेकेंडरी हो जाएगा, इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अपोजिट होता है। तो वहाँ A/E1 निकालते हैं, यहाँ क्या निकालेंगे? E1/E, तो PE1/E। तो देखो, इसको बायस थ्योरम से लिखने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? ये PE1 इंटू PA/E1। ठीक है, और क्या होगा? यहाँ टोटल लिखा जाएगा तो PE1 इंटू PA/E1 प्लस टोटल प्रोबेबिलिटी, जितने भी ऑप्शन होंगे सबकी प्रोबेबिलिटी जोड़ दी जाती है। तो क्लास 12 में मैक्सिमम 3 ऑप्शन होंगे, 3 पार्टीशन होंगे, समझ गए? तो वैल्यू पुट करो, कितना होगा जी? 1/2 PE1 था, और ये PA/E1 भी क्या है? 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 1/2 प्लस PE2 क्या है? 1/2, और ये A/E2 1/2। तो सॉल्व करो तो 1/4 प्लस 1/2 सॉल्व करिए, एलसीएम ले लीजिए। 1/4 अपॉन नीचे एलसीएम 8 हुआ, 2 प्लस 1 यानी 1/4 इंटू 8/3, तो 4 2 जा 8, 2/3, यानी क्या देखा हमने? बैग फर्स्ट से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? 2/3। इस तरह से हम लोग बायस थ्योरम अप्लाई करके और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और बोर्ड में हम एक क्वेश्चन क्लिक कर जाएंगे और 4 नंबर मिनिमम गेट करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप क्वेश्चन करिए। आगे कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप क्वेरी कर सकते हैं।